नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था पर चर्चा करेंगे। यह कहानी हिंदी साहित्य को जो भी जिस भी रूप में पढ़ता है उसे कहीं ना कहीं जरूर पढ़नी पड़ती है, चाहे आप ऑनर्स के विद्यार्थी हों, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अगर साहित्य के विद्यार्थी नहीं भी हैं और फिर भी अगर साहित्य में इंटरेस्टेड हैं, वैसे आप इतिहास के, समाजशास्त्र के, राजनीति शास्त्र के, किसी भी अन्य विषय के विद्यार्थी हैं, तो भी अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो यह कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस कहानी पर चर्चा की जाए। और यह कहानी जिन भी पाठ्यक्रमों में संबद्ध है उन सब के लिए यह वीडियो मैं आशा करता हूं कि उपयोगी होगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जिनके लिए भी ये कहानी उपयोगी हो सकती है, और कमेंट करें, अपने सुझाव दें, अपनी कोई राय है तो वो भी बताएं, आपके कोई सवाल हैं तो वो भी बताएं, ताकि हम इस तरीके की चर्चा लगातार कर सकें। और आपके अगर कोई सवाल हैं किसी भी चर्चा से संबंधित तो उस पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके, क्योंकि हमारा मानना है संवाद संवाद तभी है जब वह दो तरफा हो। एक तरफा बोलने को संवाद नहीं कहा जाता। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यद्यपि बहुत और कारणों से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है, वो अपभ्रंश के बड़े अच्छे विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारे काम किए साहित्य सेवा में। कहानी के क्षेत्र में उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। 3 में से भी 2 के नाम आपको बड़ी मुश्किल से याद आएंगे, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। वो आपको याद करने पर ही स्मरण होंगे, लेकिन जिसने भी हिंदी साहित्य में कहानी विधा को किसी न किसी रूप में पढ़ा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसने कहा था से अपरिचित हों। तो एक तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस एकमात्र कहानी के कारण हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी साहित्य में एक अमर रचनाकार हो गए। तो इस कहानी की कुछ खासियतें तो होनी ही चाहिए, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देने की जरूरत है कि जिस भी पाठ्यक्रम में इस कहानी पर चर्चा होती है तो 2 तरीके के सवाल बनते हैं मूलतः इस कहानी के संबंध में। पहले तो ट्रेडिशनल सवाल होते हैं कि फला कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, यानी कि उसने कहा था या कहानी कोई और है तो उसकी तात्विक समीक्षा करने के लिए आपको कहा जाता है, जिसमें आप कथानक, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, उद्देश्य और शैली पर चर्चा करते हैं और फिर उसके हिसाब से आप बताते हैं कि कौन से तत्व इस कहानी में कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरे सवाल वो सवाल होते हैं जिसमें शैली विशेष या शिल्प विशेष या भाषा के आधार पर या चरित्र चित्रण के आधार पर, यानी कि किसी एक तत्व को इनमें से आधार बनाकर आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। वो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन उसका मंतव्य कुछ ऐसा ही होगा। कई बार देश काल वातावरण के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ट्रेडिशनली जैसे तात्विक समीक्षा की जाती है वो करने की बजाय इस कहानी पर इस ढंग से चर्चा करेंगे जिससे आपको आदत पड़ सके कि कहानी को पढ़ा कैसे जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, गद्य को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। कठिन इस रूप में कि जब आप गद्य को पढ़ते हैं तो आपको जो पद्य के सरलार्थ की सामर्थ्य होती है कि पद्य में कोई बात छंद में कही गई थी, उसको आप गद्य में कह देते हैं, तो मान लिया जाता है कि उसके अर्थ तक आप पहुंच गए, भले आप बिटवीन द लाइंस उसे डिकोड नहीं कर पा रहे। ये सुविधा गद्य के साथ नहीं होती क्योंकि वो तो होता ही गद्य में है, तो फिर गद्य को पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे इस कहानी के माध्यम से, और आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग कहानियों के माध्यम से जब हम ये चर्चा करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि कहानी को कैसे पढ़ा जाए, इस बात के लिए हम आप लोगों को
तैयार कर सकें, कुछ अपना योगदान दे सकें, जिससे आपको गद्य को पढ़ने की आदत पड़ सके, आप उसे उसी प्रकार पढ़ पाएं जिस प्रकार साहित्य की किसी अन्य विधा को अलग ढंग से पढ़ा जाता है। जिस तरीके से आप नाटक देखते हैं या पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप कहानी को नहीं देख या पढ़ सकते, और जिस तरह आप कहानी पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप उपन्यास नहीं पढ़ सकते। तो ये अंतर होता है, और इन्हीं अंतरों पर आगे आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करते रहेंगे। कहानी का आरंभ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से होता है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, वो तुलना कर रहे हैं दो परस्पर अलग दिखने वाले समाजों के बीच भाषिक व्यवहार की। यानी कि बड़े शहरों के इक्के और गाड़ीवान, जो इक्के चलाने वाले यानी कि तांगे चलाने वाले लोग हैं, घोड़ा गाड़ी हाँकने वाले लोग, उनकी, और अमृतसर जैसे, जो कि अमृतसर तब उतना बड़ा महानगर नहीं हुआ करता होगा, तो उनके बीच जो भाषाई अंतर है वो क्यों है? क्या छोटे शहरों में भागदौड़ कम है, इसलिए लोगों में पेशेंस अधिक है, इसलिए लोगों में सहन शक्ति अधिक है, इसलिए लोगों में कोमलता अधिक है, इसलिए लोगों में मानवीयता अधिक है? वहीं बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो गुलेरी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों की भाषा में एक अक्खड़पन, एक असहिष्णुता, एक गाली गलौज, वो कहते हैं कि घोड़ियों की नानी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं भाषाई दृष्टि से। बाय द वे, अगर आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं या इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें यह बताया गया है कि माँ और बहन के नाम पर जो गालियां दी जा रही हैं, उसमें देश में दिल्ली ने टॉप किया है और यूपी और बिहार सेकंड पोजीशन पर है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो गुलेरी की ये भाषागत जो चिंता है वो स्पष्ट होती है, और दुर्भाग्य है कि इस दृष्टि से इस कहानी पर कभी चर्चा नहीं की जाती। भाषिक चिंता का सवाल उसने कहा था का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसको वो दिखाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनको छोटे शहरों से सीखना चाहिए, अमृतसर जैसे, जहां के लोग जो है बड़े प्यार से एक दूसरे को रास्ता देते हुए धैर्य के साथ बढ़ रहे हैं। उसमें ठहराव है। ठहराव मानवीयता का प्रतीक है, संवेदना है उसके अंदर एक तहजीब है। और आप याद करने की कोशिश करें कि जो स्पीड है वो हमें कैसे असहिष्णु बनाती है। क्या ये अकारण है कि 1909 में हिंद स्वराज जब गांधी ने लिखी तो उसमें वो स्पीड की बात कर रहे हैं, रेलवे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्पीड के कारण, और यही बड़े शहरों की आपाधापी को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी के बिल्कुल आरंभ में, जहां के लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, और उस चक्कर में वो कह रहे हैं कि मारते तो वो घोड़े घोड़ी को हैं, लेकिन बताते ये हैं कि वो परेशान हो रहे हैं। यानी कि परेशान, बड़ा बड़ा सुंदर मेटाफर है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा वातावरण बहुत ही कम संकेतों में, क्योंकि कहानी बात थोड़ी कहती है लेकिन उसके माध्यम से हमें अधिक समझना होता है। तो एक संवेदना का वातावरण और एक संवेदनात्मक अंतर्विरोध का वातावरण जो गुलेरी बना रहे हैं बड़े शहरों और छोटे शहरों के बीच, वो हमें दिखाई पड़ता है। शहरों की चिंता आधुनिक भारत की एक बड़ी चिंता है। जब आप प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ेंगे रंगभूमि, तो उसमें बड़े ही शुरू में प्रेमचंद लिख देते हैं कि शहर अमीरों के मनोरंजन और क्रय विक्रय का स्थान है। तो इस तरीके से आप देखें, एक इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है आपके लिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनाकारों ने शहर को किस प्रकार अलग अलग ढंग से देखा, किस प्रकार शहर संबंधी जो उनकी मान्यताएं थी वो आपको दिखाई पड़ रही थी अलग अलग ढंग से। तो ये कहानी बड़े शहर में आगे नहीं बढ़ती, अमृतसर जैसे एक साधारण शहर में आगे बढ़ती है जो तब छोटा हुआ करता था, जैसे कि मैंने बताया, और उसी शहर के बीच
उपजता है बाल प्रेम, जहां एक 12 साल का बच्चा एक 8 साल की बच्ची से उस समय के हिसाब से लड़की, क्योंकि शादियों की उम्र कम हुआ करती थी, आज हम उसे बच्ची कहेंगे, तो दो बच्चे जिनकी उम्र 12 और 8 साल है, वो एक बार दुकान पर मिलते हैं, दूसरी बार दुकान पर मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं और फिर लगभग 1 महीने तक मिलते रहते हैं। उस बीच कई बार लड़का उससे 2-3 बार सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की धत कहकर भाग जाती है। यह इतना ही संवाद है, बाल प्रेम का संवाद, बाल मनोविज्ञान का संवाद। बच्चा इससे अधिक प्रेम की अनुभूति कैसे कर सकता है? और जब उसे एक दिन वो लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, तब वो जिस प्रकार रास्ते में जा रहा है, वो किसी को टक्कर मारता है, एक ठेले वाले पर दूध उड़ेल देता है, किसी एक पूजा करके आती हुई स्त्री को टक्कर मार देता है, जो उसे गालियां बकती हुई जाती है और उसे कोट अनकोट अंधे की उपाधि देती है। तो इस तरीके की उलझन, किस तरीके की अस्थिरता उसके दिमाग में पैदा होती है, और एक ऐसी चीज जो शायद उसने उतना गंभीरता से इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, बहुत ही सुंदर संकेतों में यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी में मेटाफर बहुत हैं, रूपक बहुत हैं। उस बच्चे की मनोस्थिति के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा लेखक ने, 2-3 वाक्यों में उसने इन सारी परिस्थितियों को रेखांकित कर दिया, और ये दृश्य जो हैं वो बड़े सिनेमैटिक दृश्य हैं, क्योंकि बच्चे की हरकतों से पता चलता है, उसके डायलॉग्स नहीं है उसमें कहीं भी। जब वो लड़की उसे बताकर चली जाती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, तब वो रोता नहीं है, उसका कोई डायलॉग नहीं है, वो परेशान नहीं हो रहा है उस तरीके से कि लोगों पर अपनी झुंझलाहट प्रकट करे, लेकिन वो किस प्रकार अस्थिर हो जाता है, किस प्रकार उसकी मनोदशा एकदम बदल जाती है, उसके जीवन में उत्साह कम हो जाता है, किस प्रकार वो अपने आज में होने को भूल जाता है, और इसी परिस्थिति में वो कुछ ऐसे काम करता है जो शायद अगर उस लड़की ने उस दिन भी उसे धत कहा होता तो तब भी वो नहीं करता। तो धत जो यहां है वो कोई हिकारत का प्रतीक नहीं है, ये एक अपनेपन का, एक मजाक का, एक अपनेपन के मजाक का प्रतीक है। और कितना छोटा संवाद, शायद इससे छोटा प्रेम का संवाद आपको हिंदी साहित्य में दूसरा कोई ना मिले, और इतने से ही चल पाता है। इसके बाद अचानक कहानी छलांग लगाती है और लगभग 40-50 साल आगे निकल जाती है, टू बी मोर प्रिसाइज 50 साल गुलेरी जी ने लिखा है। हालांकि मुझे लगता है कि देश काल वातावरण को आगे बढ़ाने में शायद उन्होंने अतिरंजना से काम लिया, क्योंकि 50 वर्ष बाद उस सूबेदार की उम्र फिर तो 62 वर्ष, लहना सिंह की उम्र 62 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सेना में जाने के हिसाब से अधिक है। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि वो कहानी अचानक बहुत आगे बढ़ जाती। लेखक कई बार ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, हमें नहीं अंदाजा है कि कितनी बार गुलेरी जी ने वो प्रूफ देखे थे, वरना शायद वो 50 साल जो उन्होंने लिखा उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते, क्योंकि ये थोड़ा अधिक लगता है। लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करें तो अचानक वो कहानी पहुंच जाती है प्रथम विश्व युद्ध में, जहां ये लोग लड़ रहे हैं फ्रांस में, लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, लड़ रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन लोग हैं भारत के। क्या ही स्थिति है, क्या ही विभीषिका थी, और कैसा ही रहा होगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जहां उन जैसे लाखों लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिनका कोई सरोकार नहीं युद्ध से, जिनके हित दांव पर नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी। और यहां पहुंचकर आप शायद चौंकते हैं, आप कहानी को पढ़ते हुए, कि इतने युद्ध की चरम विभीषिका के बीच गुलेरी प्रेम कहानी लिख रहे हैं। तो यह युद्ध के दर्शन के बीच प्रेम का दर्शन है, रूमानियत का दर्शन नहीं है, ये प्रेम का दर्शन है।
और यहीं से पैदा होती है उदात्त भावना, सबलाइम, जिसे लॉन्जाइनस ने कहा। उदात्तता वो है जिसमें महान विचारों को धारण करने की क्षमता होती है, जो आपको बहुत दूर तक प्रभावित कर सके। तो ये भारतीय लोग खंदक में पड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो गोरी मेम यानी कि ब्रिटिश लोग हैं वो मानकर चल रहे हैं, किस प्रकार वो थोड़े कृतज्ञ हैं कि आप हमारे देश के लिए लड़ रहे हो। इन सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क में वर्ग और राष्ट्र की वैसी समझ नहीं बनी जैसी समझ 1917, 18, 1920 तक आते आते बन जाने वाली है। अभी तक उन सब के लिए ये जो युद्ध है वो अंग्रेजों के तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ना ही है, और वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें जैसा हुक्म दिया गया, क्योंकि सेना अनुशासन से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है, वो उसी के पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो प्रेम की कहानी और युद्ध का दर्शन, दो साथ साथ चलती हुई चीजें दिखाई पड़ेंगी इस कहानी के अंदर। दूसरा वाला दृश्य बहुत लंबा है, यहां फिर आप चौंकेंगे कहानी को पढ़ते हुए कि कहानी अचानक पहले दृश्य से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से एकदम उठती है और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है। तो ये जो सिनेमैटिक एंगल्स हैं 1912 में, अगर आप हिंदुस्तान में बात करें तो फिल्मों का बनना शुरू हुआ, लेकिन वो भी उस तरीके की फिल्में नहीं थी, कैमरे का उस ढंग का उपयोग तब नहीं किया जा रहा था। तो इस दृष्टि से अगर हम कहें तो शैली की दृष्टि से यह कहानी अपने समय से लगभग 15-20 साल आगे की कहानी प्रतीत होती है, ऐसा बहुत सारे आलोचकों ने कहा और उन्होंने सही रेखांकित किया है। आश्चर्य होता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाटकीयता और सिनेमैटिक तकनीक को इतने अच्छे ढंग से उसने कहा था में ला सके। कहानी एकदम जंप करती है और फिर तीसरे दृश्य में किस प्रकार वो फ्लैशबैक में चली जाती है। तो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर टेक्निक्स इस कहानी में दिखाई पड़ती हैं और 2-3 दृश्य एक साथ चल रहे हैं। दूसरा जो दृश्य है उसमें कई मजेदार चीजें हैं, लेकिन उसमें से 1-2 अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको यहां पर रेखांकित करना जरूरी है। जिसमें पहली चीज ये कि वो कहानी में जितने भी सैनिक हैं उनका आपसी संवाद उनकी परिस्थितियों को बताता है कि किस प्रकार वो खंदक में कीचड़ के बीच रहने को मजबूर हैं और 4-4 दिन उन्हें बिना जगे, बिना सोए, माफ कीजिएगा, युद्ध लड़ना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो आपस में किस तरीके से गाने गाकर, हंसी मजाक करके माहौल को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यद्यपि ये कहानी युद्ध की कहानी है, एक तरफ युद्ध की भयावहता को दिखा रहे हैं गुलेरी, लेकिन युद्ध के तनाव से अपने आप को मुक्त रखने की ही कोशिश उन्होंने की है। यह भी लेखक का एक महान कार्य ही माना जाएगा कि उसने कोई दार्शनिक की तरह उपदेश नहीं दिया, हल्की फुल्की बातों से ही उसने बता दिया कि क्यों युद्ध उतना महान कभी भी नहीं हो सकता जितना महान प्रेम हो सकता है। अब इस दृष्टि से अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें पैंतरेबाजी है, उसमें तिकड़मबाजियां हैं। एक जर्मन जो कि इनका सेना नायक बनकर इनकी खंदक में प्रवेश करता है और किस तरीके से लहना सिंह अपनी सूझबूझ से ये पता लगाता है, वहां पर देखने की कोशिश करिए कि अपना नायक है वो उसे कैसे पहचानेगा। यद्यपि वो अंग्रेज है लेकिन उसे कैसे वो पहचानेगा, वो पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर ये वाकई में लेफ्टन साहब हैं तो क्या उन्हें पता है कि सिख जो है वो सिगरेट नहीं पीते? क्या उन्हें ये पता है कि जो एक मुस्लिम है वो मूर्तियों पर जल नहीं चढ़ाता? क्या उन्हें पता है कि भारत में जो सेना नायक हैं वो घोड़े की सवारी करते हैं या किसकी सवारी करते हैं? क्या उसे हमारे बाजारों का पता है? क्या उसे हमारे आसपास रहने वाले जानवरों की समझ है? वो नील गाय के बारे में पूछता है उससे सवाल और पता लगा लेता है कि नहीं,
ये हमारे समाज का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हमारी दुनिया की जानकारी नहीं है, इसे हमारे समाज की जानकारी नहीं है। तो कल्चरल इंटीग्रेशन किस तरीके से एक महत्वपूर्ण चीज बनती, किस तरीके से आप अगर किसी व्यक्ति की संस्कृति को समझ जाएं तो मानवीयता किस प्रकार एक संवाद कायम कर सकती है और दोनों में एक अपनापन स्थापित हो सकता है, वो चीज इस कहानी के दृश्य में बड़े अच्छे तरीके से गुलेरी ने दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद पूरी घटना है, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमला होता है, लहना सिंह को गोली लगती है और फिर सिख लोग आते हैं और आगे पीछे से हमला करके लगभग 60-65 जर्मन्स को मार देते हैं। बाकी या तो बचते हैं या भाग जाते हैं या घायल हो जाते हैं। तो कुल मिला के लगभग 70 लोगों को इन लोगों ने परास्त कर दिया। पिता और पुत्र यानी कि सूबेदार और सूबेदार का लड़का, दोनों की रक्षा करता है लहना सिंह। सूबेदार के लड़के के बीमार होने का दृश्य बार बार आता रहता है और उसे किस प्रकार अपनी जिम्मेवारी समझ में आ रही, अभी तक हमें नहीं समझ में आता कि वो ये क्यों कर रहा है। इस प्रकार कहानी को क्लाइमैक्स पर ले जाने की जो टेक्निक है उसका भी बड़े अच्छे तरीके से गुलेरी ने यहां पर परिचय दिया। तो इससे पहले क्लाइमैक्स की ये टेक्निक बहुत कम कहानियों में आपको मिलेगी। तो कहानी के इस अंश में वो पता ही नहीं चलने देते हैं कि ये हुआ क्या, लेकिन कहानी जब तीसरे दृश्य में प्रवेश करती है तब आपको दूसरा दृश्य अचानक बीच बीच में याद आना शुरू होता है कि किस प्रकार लहना सिंह वो सूबेदार के लड़के को अपना कंबल उड़ा देता है, किस प्रकार वो अपनी सिदरी दे देता है और अपने कुर्ते और कोट में ही वो गुजारा कर रहा होता है, पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है। जब वो सूबेदार को बताता है कि सूबेदारनी को जब खत लिखना तो बता देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। वो घायल है लेकिन खुद गाड़ी में सवार नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में उतनी जगह नहीं है। उसे लगता है कि सूबेदार और सूबेदार के लड़के को अस्पताल पहुंचने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो एक वचन पालन कर रहा है। सूबेदार पूछने की कोशिश भी करता है कि क्या कहा था उसने। वो कहता है तुम बस इतना लिख देना। वो कहता है कि जरूरत क्या है, जब घर चलोगे तो खुद ही बता देना। वो कहता है कि नहीं, जब खत लिखोगे तो लिख जरूर देना। और इस प्रकार आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा था। ये 3 शब्द कहानी में 5-6 बार आते हैं, बार बार। और इस प्रकार हमें पता चलता है कि कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो उसने कहा था। तो लहना सिंह वह करने की कोशिश कर रहा है जो उसने कहा था। अब यहां से कहानी तीसरे दृश्य में जब प्रवेश करती है तो आपको मल्टीपल कैमरा एंगल्स दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि इस कहानी को पढ़ते हुए बार बार आपको लगेगा कि इसका अगर फिल्मांकन किया जाए तो उसके लिए किस प्रकार से कैमरे के अलग अलग एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। एक वो सूबेदार, एक वो लहना सिंह है जो घायल है, जो लेटा है, जो वजीरा से कह रहा है वजीरा पानी पिला दे। दूसरा वह लहना सिंह है जो स्वप्न में है और देख रहा है कि किस प्रकार जब वह सूबेदार के घर गया तो उसने सूबेदारनी से मिलने के लिए, जब सूबेदार ने कहा कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। और जब जाता है, जब सूबेदारनी उसे याद दिलाती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धत वह इतने से ही उस 30-40 साल पुराने प्रेम को पहचान जाता है। कितना सघन था वह बाल प्रेम, और जो अभी तक उसके मन पर कायम है, उसके मस्तिष्क पर कायम है। वो भूल जाता है सारी चीजें, वो भूल जाता है वो बात जो उसने अभी तो कही थी इस कहानी में 5 मिनट पहले कि मैं मरूंगा तो अपने घर में उसी आम के पेड़ के नीचे जिसे मैंने लगाया था। और जब वो मर रहा है तो वो कहता है वजीरा से कि मेरा सर अपने घुटने पर रख ले। और वो तब तीसरा लहना सिंह बन जाता है, यानी कि तीसरे कैमरे की जरूरत पड़ेगी जब वो फिल्मांकन कर रहा है और वो बता रहा है कि इस आम में पेड़ आएंगे, ये आम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा है मेरा भतीजा। तो भतीजे के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपनी समस्त इच्छाओं के ऊपर उसने महत्व दिया उस चीज को जो उसने कही थी।
और वो बात है जो महत्वपूर्ण है और उसे लगता है कि उसे निभाना चाहिए जो वो वचन देकर आया था और इसके लिए वो अपने प्राणों तक की बलि दे देता है। इस प्रकार ये कहानी जब खत्म होती है तो फिर से एक खबर है जो क्लाइमैक्स पर पहुंचकर कि कुछ लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि फला फला नंबर का जो फौज में सैनिक था वो युद्ध में शहीद हो गया। शहीद हो गया वो, लोगों ने पढ़ा उसके शहीद होने को, लेकिन वह क्यों शहीद हो गया ये कौन जान सका। एक तो वह था जो खुद जानता था, दूसरी वो सूबेदारनी जो संभवतः इस बात को तब जानेगी जब सूबेदार उसे कोई खत लिखेगा। हमें नहीं पता कि उसने यह जाना कि नहीं जाना, यानी कि इसमें देने का भाव है, पाने का कोई भाव नहीं है। वो करता है जो उसे करना जरूरी लगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने की कोशिश करता जिसमें उसे कोई ऐसी आशा हो कि दान तो ठीक है लेकिन प्रतिदान की आशा वो नहीं रखता। वो यही नहीं समझता कि मैं जो दे रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ प्राप्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले कहा, यह प्रेम की उदात्तता की कहानी है और उदात्त भाव चरम पर पहुंचकर पता चलता है, जो कि एक तरह से बलिदान का भाव है, जो कि एक तरह से समर्पण का भाव है, जो कि अपने तरीके से एक तरह से आत्म उत्सर्ग का भाव है, जो पहुंचाता है ऐसे चरम पर इस कहानी को कि जहां पहुंचकर पाठक भौंचक रह जाता है और सोचता है कि क्या ही कहानी उसने पढ़ ली। ऐसा प्रेम का भाव शायद उसने जिंदगी में न कभी पहले पढ़ा था और शायद बहुत कम ही बार पढ़ सके कि कुछ दिनों की मुलाकात और उन दिनों में भी कुछ लम्हों की मुलाकात जो प्रेम की एक छाप छोड़ती है वो ताउम्र उसके साथ कायम रहती है। तो ये कुछ भाव हैं जो कहानी में कथ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ ही मैंने शिल्प के बहुत सारे एंगल्स की चर्चा की है जिनको आप अलग से देख सकते हैं। मैं शिल्प की चर्चा अलग से करना इसलिए नहीं पसंद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी को पढ़ते हुए संवेदना से अलग शिल्प का परिचय देना ठीक नहीं होता। शिल्प तभी अच्छा है जब वह संवेदना का हिस्सा बन जाए और संवेदना आपके मन पर छाप तभी छोड़ पाती है जबकि उसके अनुकूल शिल्प का चयन किया गया हो कहानी में। अगर चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी लहना सिंह के चरित्र को महत्वपूर्ण ढंग से उभारने की कोशिश करती है। इसके चरित्र के अतिरिक्त बाकी जितने चरित्र हैं इस कहानी के अंदर वो लहना सिंह के ही चरित्र को उदात्तता देने के लिए, उसी के चरित्र के महत्व को रेखांकित करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस दृष्टि से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कहानी लहना सिंह की कहानी है, उसके जीवन की कहानी है, उसके जीवन के त्याग की कहानी, उसके बलिदान की कहानी है और यह कहानी है युद्ध के विभीषिका के बीच प्रेम के संदेश की। एक तरफ भयावह युद्ध चल रहा है और उसके बीच रचनाकार प्रेम का संदेश देता है, एक ऐसा संदेश जो सबके लिए संभवतः जरूरी हो सकता था। लेकिन यह संदेश आपको कब मिलेगा? जब आपके पास ठहराव होगा, जब आपके पास हंसी ठिठोली करने के लिए समय होगा, जब आप जीवन के बारे में सोच पाएंगे, जब आप अपने समाज के बारे में सोच पाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस कहानी में जीवन और समाज के छोटे छोटे दृश्य बार बार आते रहते हैं और वो जोड़ने की कोशिश करते हैं पाठक को उस समय के समाज से। इस दृष्टि से यह कहानी अपने देश काल और वातावरण में बड़े अच्छी तरीके से बुनी गई है। उद्देश्य और शैली पर मैंने विस्तार से चर्चा की, तो अगर तात्विक समीक्षा का कोई प्रश्न आए तो आप इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं उसने कहा था कि संदर्भ में जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इस दृष्टि से आप कहानी को पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप भी सोच पाएंगे और इस कहानी को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार कुछ न कुछ नए एंगल से इस कहानी को देखने और पढ़ने की इच्छा होती है। तो आप भी इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें। एक कालजयी कृति का यही महत्व होता है कि आप जितनी बार उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं
बार बार वो नए नए एंगल्स आपको दे जाती है। ये आशा है कि आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी ऐसा कोई वीडियो अपलोड करते हैं साहित्य चर्चा या अन्य विषयों से संबंधित, तो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी इसे देख पाएं, और जिस भी दृष्टि से आप साहित्य को पढ़ने या पढ़ाने पर विचार करते हैं, आप साहित्य से संबंधित हैं, उसका आपको फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।